नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़े को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सख्त, अधिकारियों के साथ की बैठक, शिकायतों पर की चर्चा, फर्जीवाड़ा करने वाले अस्पतालों को दिखाया जाएगा बाहर का रास्ता। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की नई टीम का ऐलान, राज्य के 4 नेताओं का आया नाम। मीडिया संयोजक बनाए गए सांसद अनिल बलूनी, तीरथ सिंह रावत को मिली राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी। उत्तराखंड में एसआईआर पर घमासान, नोटिस प्रक्रिया के नाम पर कांग्रेस ने लगाया वोटर डिलीट पॉलिटिक्स का आरोप, जारी किया फर्जी नंबर से लगाई गई आपत्ति का वीडियो। और काशीपुर में मृतक पर मुकदमा, 5 साल पहले मरे शख्स पर एसडीओ ने लगाया बिजली चोरी का आरोप, सिस्टम की खामी के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। देश में हुए जेनजी आंदोलन के बाद बने माहौल ने युवा सीएम के माथे पर भी बल ला दिया है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सरकार का पूरा फोकस युवाओं पर नजर आ रहा है। अब तो उत्तराखंड में युवा आयोग का गठन भी होने जा रहा है, जिससे साफ है कि चुनाव में जेनजी को साधने के लिए सरकार की कोशिश जारी है। देखिए रिपोर्ट। जेनजी ने बढ़ाई युवा मुख्यमंत्री की टेंशन, युवाओं के लिए सरकार खोल रही पिटारा। उत्तराखंड में होगा युवा आयोग का गठन, जेनजी को साधने में लगी सरकार। 2027 में क्या नैया होगी पार। जेनजी ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। युवाओं ने युवा मुख्यमंत्री के माथे पर बल ला दिया है। यही कारण है कि 2027 चुनाव से पहले युवाओं को लुभाने के लिए बीजेपी सरकार पिटारा खोल रही है। 27 चुनाव में जेनजी कुछ गड़बड़ या खेला ना कर दे, उससे पहले ही सरकार इसकी काट ढूंढती दिख रही है। और अब तो उत्तराखंड में युवा आयोग का गठन भी होने जा रहा है। आयोग युवाओं की समस्याओं, सुझावों और अपेक्षाओं को सरकार तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने 18 से 30 साल के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार एवं उद्यमिता प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है। साथ ही युवाओं को फ्री कोचिंग देने का ऐलान भी किया गया है। युवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता पर हमारी सरकार ने हमेशा ही रखा है। युवाओं से संबंधित जो निर्णय हों, रोजगार से संबंधित बातें हों या 34,000 युवाओं को रोजगार मिलना हो पारदर्शी तरीके से, बिना पर्ची और बिना खर्ची के, बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी नकल के या सख्त नकल का कानून लागू करना, उनने हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए वो सब काम किए हैं जो राज्य के हित में जरूरी हैं। और इसी क्रम में युवाओं के भविष्य निर्माण के लिए रोजगार स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ें, शिक्षण प्रशिक्षण हो और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए युवाओं के समग्र विकास के लिए एक युवा आयोग का गठन किया जाएगा। इसकी आज हमने घोषणा की है और जल्दी ही युवा आयोग इस पर युवाओं के समग्र विकास के लिए काम करेगा। सरकार की युवाओं के लिए ये बड़ी घोषणाएं इशारा है कि 2027 में युवा वोट बीजेपी से छिटक न जाए। इसके लिए पहले से ही सरकार ने तैयारी कर ली है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो वोटर लिस्ट के हिसाब से उत्तराखंड में युवा वोटर्स की संख्या 20% है, जिनकी उम्र 30 साल से कम है। ये युवा सरकार को बनाने में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं और यदि यही युवा सरकार के खिलाफ गए तो सरकार भी इसका नतीजा समझती है। यही वजह है कि समय रहते धामी सरकार ने युवाओं को साधने की कोशिश करते हुए उनके लिए बड़ी घोषणाएं की है। विपक्षी दल कांग्रेस कह रही है कि चाहे कितनी ही घोषणाएं क्यों न कर ले, युवाओं का मूड नहीं बदलने वाला। वो पलायन आयोग किसके लिए बनाया गया था कि जो हमारा यूथ है वो पलायन न करे, उसको यहाँ नौकरी मिले। और अब तुम झुंझुना पकड़ा रहे हो युवा आयोग के नाम पे। सब बेकार की बातें, बकवास है। अब इनकी उल्टी गिनती शुरू है। एक देश का प्रधानमंत्री कलाल किले की प्राचीन से जो है इन को इंगित करते हुए जो है नक्सल दिमाग की बात करता है। मतलब पढ़ा लिखा आदमी इस देश में जो है नक्सल हो गया। तो क्या लोग समझ नहीं रहे हैं क्या? ये इन्होंने जो है ये अपनी उसमें ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है और भारत का जेनजी जो है अब इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर। गौर करने वाली बात यह है कि अब तक जिस पार्टी पर धर्म जाति के नाम पर चुनाव जीतने का आरोप लगता रहा, अब वही पार्टी अपनी रणनीति बदलती दिख रही है। जेनजी के आंदोलन ने मानो बीजेपी की स्क्रिप्ट और स्ट्रेटेजी ही बदल कर रख दी। युवा आंदोलन के बाद बीजेपी फूंक फूंक कर कदम उठाती दिख रही है, क्योंकि युवाओं की ताकत का एहसास अब केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों को हो चुका है।
लेकिन सवाल है कि क्या चुनाव से पहले युवाओं को साधने में जुटी बीजेपी कामयाब हो पाएगी? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार, सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आयुष्मान योजना के जरिए इलाज में फर्जीवाड़े की शिकायतों को लेकर स्वास्थ्य विभाग सख्त नजर आ रहा है। सोमवार को कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक ली और बैठक में उन्होंने आयुष्मान योजना से जुड़ी शिकायतों पर चर्चा की। मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि फर्जीवाड़े में पकड़े गए कुछ अस्पतालों को आयुष्मान योजना से बाहर किया जा रहा है। उनका कहना है कि सरकार की कोशिश है कि आयुष्मान और गोल्डन कार्ड धारकों को इलाज के लिए किसी अस्पताल से वापस न लौटना पड़े, लिहाजा सरकार बकाया भुगतान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कुछ हॉस्पिटल्स को हमने इससे बाहर भी किया है जिनकी शिकायतें थी, और इसमें थोड़ा सख्ती भी अपनाई गई है। स्टाफ के ऊपर भी डिसिप्लिन की बात चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें जो आयुष्मान और गोल्डन कार्ड में हमारा प्रयास ये रहा है कि जो व्यक्ति आयुष्मान कार्ड धारक है या जो गोल्डन कार्ड होल्डर है उसको किसी अस्पताल से वापस न लौटना पड़े। इसके लिए अभी हम लोगों ने सरकार से जो बैलेंस हमारे ऊपर था हॉस्पिटल्स का, उसमें भी 75 करोड़ रुपया सरकार से दिया, और जो तकरीबन हमारी जो बकायेदारी है उसका 38% है। तो मैंने उसमें कि किसी तरह का मैनिपुलेशन न हो, मैंने बहुत इसमें स्टैंडिंग ऑर्डर्स थे कि 38% अगर हमें मिला है सरकार से अभी, तो 30 जिनके जितने बिल पड़े हैं 38% के हिसाब से हर किसी का पेमेंट कर दिया जाए। इसमें कोई मैनिपुलेशन की संभावना नहीं है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो गया है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उत्तराखंड के 4 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। पौड़ी से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी को मीडिया संयोजक का जिम्मा सौंपा गया। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी नेता महेंद्र पांडे को कार्यालय प्रभारी बनाया गया। वहीं राष्ट्रीय सोशल मीडिया से संयोजक आलोक भट्ट बनाए गए हैं। जिम्मेदारी दिए जाने पर बीजेपी नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया है। क्या एसआईआर के नाम पर खेला हो रहा है? क्या जानबूझकर कांग्रेस समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने सबूत के साथ एक वीडियो शेयर किया है जो इशारा कर रहा है कि एसआईआर प्रक्रिया में बड़ी गड़बड़ी चल रही है। आपत्तियों में नाम किसी का, फोन नंबर किसी का, और ऐसा सिर्फ एक के साथ नहीं, लिस्ट में कई ऐसे नाम सामने आए हैं। अब इसी आधार पर कांग्रेस ने एसआईआर को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए रिपोर्ट। एसआईआर में हो रहा खेला, कांग्रेस ने वीडियो शेयर कर दिया इशारा। एसआईआर प्रक्रिया में बड़ी गड़बड़ी, कौन गलत कौन सही? उत्तराखंड में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। इस बीच एक ऐसा वीडियो कांग्रेस ने शेयर किया जो सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या वाकई में एसआईआर के नाम पर खेला हो रहा है? क्या कांग्रेस के समर्थकों और वोटर्स के नाम जानबूझकर वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं? हम आपको ज्यादा कुछ बताएं उससे पहले जरा आप ये वीडियो देखिए। ये अमर ठाकुर जी का नंबर है मैडम। ये निर्वाचन आयोग में आपत्ति लगा रखी है और उसमें आपका नंबर दर्ज है अमर ठाकुर जी के नाम से। आपकी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है ना? ठीक है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? नहीं, ये देहरादून का ही, मतलब ये मसूरी विधानसभा में आपत्ति लगाई है। आप किस विधानसभा में रहते होंगे? ये मसूरी विधानसभा के किसी बूथ पर आपत्ति लगाई है एसआईआर में। तो आप क्या मसूरी विधानसभा में रहते हैं? नहीं, मैं रुड़की की तरफ। अच्छा, रुड़की की तरफ। तो वहाँ पटना रहती नहीं, मैं दिल्ली रहती। अच्छा, दिल्ली रहते। मैम, अब ये इस तरीके से फर्जी नंबर डाल दिए इन्होंने लोगों के ना। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। हेलो। हेलो। हाँ मनीष जी। मनीष नहीं बोल रहे। या मनीष जी, ये निर्वाचन आयोग में ये नंबर मनीष कुमार के नाम से फीड है। मनीष कुमार का आपको नंबर गलत मिल गया है। ये आपके नाम से आपत्ति लगा रखी है मसूरी विधानसभा में। हाँ, ये नंबर आपका यही है ना, 9897694589। नंबर यही है। अब इसमें आपकी तरफ से जरीना नाम की किसी महिला के खिलाफ आपत्ति की गई है। ये गलत की गई। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप कहाँ के रहने वाले हैं? बरेली। अच्छा, आप बरेली से बोल रहे हैं। यस। तो आपके नंबर से जो है ये किसी ने फर्जी कर दिया है ना?
फर्जी कर दिया किसी हाँ। चलिए भाई साहब, आपका देहरादून से कोई लेना देना नहीं ना? देहरादून से कोई लेना नहीं है। वीडियो में दिख रहा शख्स कांग्रेस प्रदेश सचिव अमरेंद्र बिष्ट है। उन्होंने आपत्ति दर्ज कराने वाले लोगों के नंबर निकालकर जब उन्हें कॉल किया तो वो फर्जी नंबर निकला। शख्स कहीं, नंबर कहीं और आपत्ति दर्ज कहीं की गई। कांग्रेस की इसी रियलिटी चेक के बाद पार्टी ने एसआईआर प्रक्रिया पर फिर से सवाल उठाए हैं। अब कथित तौर पर फर्जी मोबाइल नंबर से आपत्तियां दर्ज किए जाने का मामला सामने आने के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस की मांग है कि एसआईआर के दौरान दर्ज सभी आपत्तियों की निष्पक्ष जांच की जाए। खास तौर पर आपत्ति दर्ज कराने वाले व्यक्ति का मोबाइल नंबर, पहचान और आपत्ति की वास्तविकता सत्यापित की जाए, ताकि किसी भी मतदाता का नाम गलत तरीके से मतदाता सूची से बाहर ना हो। हमने रैंडम जो है अपनी पूरी टीम के साथ में जो है उन नंबरों पे जो है बात की। ज़्यादातर नंबर, कुछ नंबर स्विच ऑफ, कुछ नंबर आउट ऑफ रेंज, कुछ नंबर में बात हुई तो नाम कोई और बात कोई और कर रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो बरेली का रहने वाला हूँ, एक कह रहा है कि मैं तो मुरादाबाद का रहने वाला हूँ, एक कह रहा है कि मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, मेरा क्या मतलब हो गया। एक लेडीज़ कह रही नहीं तो मैं तो दिल्ली रहता हूँ, मेरा क्या मतलब मसूरी विधानसभा से। तो इस प्रकार से फर्जी शिकायतें दर्ज की हैं, फर्जी नंबरों से जो इन्होंने जो है मेंशन किया है। और हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि इसको जो है पहले ही पेशी पे जो है इसको रद्द किया जाए, उस आपत्तिकर्ता को बुलाया जाए। अगर नहीं आता है तो जो है जो आपत्ति उसने लगाई है उसको आपत्ति को जो है कैंसिल करके जो वोटर हैं जिनके खिलाफ ये आया उनको जो है उनका नाम जो है सूची में दर्ज किया जाए। फिलहाल एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस के आरोपों ने राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। सवाल है कि क्या वाकई में फर्जी नंबर से आपत्ति दर्ज की गई, और अगर ऐसा हुआ तो इसके पीछे आखिर कौन है। इन सवालों का जवाब अब निर्वाचन की जांच और कार्रवाई पर ही निर्भर करता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कांग्रेस पर किच्छा क्षेत्र की डेमोग्राफी बदलने का आरोप लगाया है। राजेश शुक्ला का कहना है कि किच्छा क्षेत्र में कई मतदाताओं के नाम उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट में भी सामने आए हैं, जिसे लेकर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है। राजेश शुक्ला ने दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान किच्छा क्षेत्र में 8,184 मतदाता दोनों राज्यों में पाए गए, जो कि कांग्रेस ने 2016 से 2022 के बीच में जुड़वाए थे। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी योजना के तहत ये काम किया है। अब इसकी जांच भी होगी कि वोट कब बने थे। मुझे आशंका है कि 2017 से पहले 16 से लेकर और 22 के बीच में ये चुपचाप गुपचुप तरीके से गलत दस्तावेज पेश करके वोट बना दिए गए। क्योंकि आप जानते हैं किराएदार का वोट भी बन सकता है, कोई कहीं 6 महीने से रह रहा है उसका वोट भी बन सकता है। इसका लाभ उठाते हुए लोगों ने 2-2 जगह अपने वोट रखे। मुझे उनके वोटों पर ऐतराज नहीं है। अगर उन्होंने यूपी में कटवा लिया होता या वो रख सकते थे वोट, लेकिन उनको यहां रखना चाहिए था या यूपी में रखना चाहिए था। दोनों जगह जो वोट रखा गया है इसमें एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ी साजिश है, जिसका भी जल्दी ही खुलासा होगा। प्रदेश में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली स्थल के शुद्धिकरण का मामला गर्माता जा रहा है। सोमवार को कांग्रेस अनुसूचित विभाग ने पुलिस मुख्यालय का घेराव किया। नाराज कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मामले में अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। प्रदर्शन में शामिल हुए कांग्रेस नेता मदन लाल ने कहा कि कार्रवाई नहीं होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। सारपट के संगठनों के द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का जो अपमान किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब किसी एक जाति के नेता नहीं है, वो हिंदुस्तान के बहुत बड़े नेता जो उनका सब सम्मान करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सोच और जो करनी है वो इस बात को सिद्ध करती है कि उन्होंने हमेशा दलित समाज का अपमान करने का काम किया है। उन्होंने केवल खड़गे साहब का अपमान नहीं किया, हिंदुस्तान के तमाम जो दलित हैं उनका अपमान करने का काम किया है। हमारा साफ कहना है कि जिन लोगों ने कृत्य किया है उन लोगों के फोटो वीडियो सब वायरल हैं, सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं। उनको हमारा अनुसूचित जाति जनजाति निवारण एक्ट है उसके तहत उनकी गिरफ्तारी की जाए और उन पर वाद दायर किया जाए। जब तक नहीं होगा हमारा आंदोलन जारी। देखिए, हल्द्वानी में जिस तरीके से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का मंच पे आने के बाद और जिस तरीके से शुद्धिकरण कराने का काम भाजपा के लोगों ने करा, उससे कहीं ना कहीं उनकी दलित विरोधी जो मानसिकता है उसको दर्शाता है। हमारे जो एससी सेल के अध्यक्ष मदन जी, उन्होंने डीजीपी साहब से मुलाकात करी थी और उनको बोला था कि 2 दिन के अंदर इस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार पूरी तरह से निरंकुश से पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सरकार के हिसाब से काम कर रहा है।
चमोली पहुंचे गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप। टीएसडीसी टनल हादसे को लेकर उन्होंने बैठक ली और बैठक में उन्होंने रेस्क्यू अभियान को लेकर चर्चा की। गढ़वाल कमिश्नर ने बताया कि हादसे में करीब 22 मजदूर प्रभावित हुए, इसमें से 12 का रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि 8 लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि 2 श्रमिकों की तलाश अब भी जारी है। रेस्क्यू टीम को बेहतर समन्वय बनाकर अभियान को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि श्रमिकों के पीएफ रिकॉर्ड की भी जांच रिपोर्ट तलब की गई है। हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित है। बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी ललित मोहन रियाल ने बताया कि आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम 24/7 मॉनिटरिंग कर रहा है। बाधित सड़कों को खोलने के लिए सरकारी मशीनरी जुटी हुई है। इस समय जो वर्षा काल है, प्रतिदिन हमारा जो डीडीएम में सेंटर है वो क्रियाशील है। तहसीलों में भी हमारी वो इकाइयाँ एक्टिव हैं। रोड्स के ज़्यादातर उसमें जो विलेज रोड्स हैं या पीएमजीएसवाई के आंतरिक मार्ग हैं, उनके अवरुद्ध होने की खबरें आती हैं और उसे तत्परता से उसी दिन आवाजाही के लिए सुचारू कर दिया जा रहा है। तो प्रशासन सतर्क है। जो संबंधित अधिकारी हैं वो अलर्ट मोड पर हैं। काशीपुर में एक मृत व्यक्ति के खिलाफ बिजली चोरी की शिकायत दर्ज होने के बाद मामला गर्मा गया है, जहां थाने में पहुंचकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि 12 अगस्त को विद्युत वितरण खंड की एसडीओ महक मिश्रा अपनी टीम के साथ स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची थी, लेकिन ग्रामीणों ने स्मार्ट मीटर लगाने की हामी नहीं भरी, जिसके बाद एसडीओ महक मिश्रा ने थाने में तहरीर दी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस तहरीर में 5 साल पहले मृत हो चुके नसीम अहमद के नाम पर 3.8 किलोवाट की बिजली चोरी दिखाई गई और वहीं उनके परिजनों पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया गया और एफआईआर दर्ज करवाई कि नसीम मोहम्मद जो है, नसीम अहमद और उनके परिवार ने हमें सरकारी काम डालने में बाधा डाली करने में। और मैं आपको बताऊं कि नसीम अहमद को खत्म हुए 5 वर्ष हो गए। मतलब जो व्यक्ति 5 वर्ष पहले खत्म हो गया वो कैसे सरकारी काम में बाधा डाल सकता है। और आनंद फानन में पुलिस ने भी उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया। तो आज हम यही पूछने आईटीआई थाने में आए थे कि आप एक बार वो मोहतरमा से भी पूछिए कि जो व्यक्ति 5 साल पहले खत्म हो गया और जिसने मुकदमा लिखा, उनसे भी पूछना चाहते हैं कि कैसे मरा हुआ व्यक्ति जो है वो काम में बाधा डाल सकता। अगर आपको दिखा है तो वो घर वालों को भी दिखा दो, मिलवा दो, वो अपने परिजन मिल लेंगे। रुद्रपुर में श्रमिकों की लंबित मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ की जिला इकाई ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी को 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 30,000 रुपए करने की मांग की गई। साथ ही कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए और महंगाई भत्ते के साथ चिकित्सा सुविधा देने की मांग की गई। जो बोनस की जो सीमा है उसको बढ़ाया जाए, ईएसआई की सीमा को बढ़ाया जाए, जो मिनिमम वेज है जो आज के टाइम में जो है 9,000 10,000 रुपये जो है सरकार ने रखा है, जिसमें जो घर चलाना बहुत ही मुश्किल है, उसको बढ़ा के जो है 30,000 रुपये किया जाए। और जो भी रिक्त पद है, जो सरकारी रिक्त पद हो जाते हैं, उनमें जो है सरकार जो है दोबारा जो है उनको जो है उनमें जो है नौकरियों को जो है निकालती नहीं है, जिस वजह से जो है आज जो है बेरोजगारी धीरे धीरे जो है बढ़ती जा रही है। और अगर स्थानीय मांगों की बात करें तो आज जो सिडकुल में आज जो है ना तो सुरक्षित की बिल्कुल भी कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ ही कंपनियां हैं जो मानी जानी कंपनियां हैं जहाँ पे जो है सुरक्षा को जो है माना जाता है, वरना आधी से ज्यादा कंपनियों में जो है ना तो ओवर टाइम है, ना जो है 8 घंटा जो है फिक्स जो है काम नहीं लिया जाता है, 12 घंटा जो है काम लिया जा रहा है। गदरपुर में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहाँ पुलिस ने वन्य जीवों की तस्करी कर ले जा रहे अत्यंत दुर्लभ प्रजाति के 21 कछुओं के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए काशीपुर एसपी स्वप्न कुमार सिंह ने बताया कि आरोपियों का मेडिकल कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि तस्करी के लिए कछुए किसी अन्य व्यक्ति को देने थे। कल 2 अभियुक्तों कमल पुत्र मुकेश और गोपाल पुत्र लल्लू निवासीगण दड़ियाल थाना टांडा रामपुर उत्तर प्रदेश को 21 दुर्लभ प्रजाति के कछुओं, जिनमें मुख्य रूप से इंडियन सॉफ्ट सेल जिसका वैज्ञानिक नाम निल्सोनिया गैंगेटिका है और सुंदरी कछुआ जिसका वैज्ञानिक नाम लिससेमिस पंक्टाटा है, 21 कछुओं के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।
जिनकी उम्र लगभग 26-27 वर्ष है। और ये दोनों प्रजाति के कछुए हमारे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के शेड्यूल 1 पार्ट 2 से संरक्षित हैं। दोनों अभियुक्तों को अंतर्गत धारा 9/51/48A वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के गिरफ्तार किया गया है। उधम सिंह नगर के गुलरभोज में हिंदुवादी संगठनों पर मुस्लिम युवक के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। दरअसल मामला 15 अगस्त का बताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि युवक अन्य समुदाय की महिला और उसके बच्चे के साथ गुलरभोज क्षेत्र में घूम रहा था। इसी दौरान वहां मौजूद हिंदुवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने उसे पकड़ लिया और जमकर मारा। अधमरी हालत में जब घर पहुंचा तो परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसे भर्ती करवाया, जहां से उसे रुद्रपुर जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। घटना को लेकर पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज कर ली है। उधर स्थानीय नेताओं में आक्रोश है। कानून ने, सबसे पहली बात तो मैं कानून का गदरपुर पुलिस का धन्यवाद करता हूँ, उधम सिंह नगर का पुलिस का धन्यवाद करता हूँ। हम धन्यवाद और करेंगे अगर उनकी गिरफ्तारी होती है और जितनी सख्त धाराएं उनके ऊपर लगी हुई है, जो कि उनका क्या नाम है, रवि कश्यप, जो कि अभी हाल फिलहाल में मेरे सुनने में आया 3 महीने पहले खुद जेल से आया है। 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, 4 दिन पहले युवक को मारा है गदरपुर हाथ बांध के। चलिए, वो जेल काटा हुआ युवक है, इस मैक के उसमें काम में गया हुआ है। 3 लड़के और कौन है? 3 लड़के और सौरभ कुमार, वो 4 लड़के, उनके खिलाफ सख्त धाराएं लगाई हुई है। हमारे प्रशासन ने बस चाहते हैं उनकी गिरफ्तारी, जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो। दिनेशपुर और गदरपुर क्षेत्र में सावन की अंतिम सोमवार पर हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। रामबाग स्थित 400 साल पुराने प्राचीन शिव मंदिर में भक्तों का तांता लगा नजर आया। इस मौके पर शिवालय हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। भक्तों को हर हर महादेव, सारे भक्तों को प्रणाम। ये जो हमारा शिव मंदिर है, ये मंदिर 350 साल पुराना है और मैं आप सबको कहना चाहूंगा, इसकी मान्यता इतनी है कि जो भी भक्तगण आते हैं सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है। बड़े दूर दूर से, विभिन्न जगहों से, विभिन्न स्टेटों से लोग आके मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं। लाखों की संख्या में कांवड़िया यहाँ जल चढ़ा रहे हैं, डाक कवर ला रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं। सभी भक्तगण की मनोकामनाएं पूरी हो। हर हर महादेव। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़े को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सख्त अधिकारियों के साथ की बैठक। शिकायतों पर की चर्चा। फर्जीवाड़ा करने वाले अस्पतालों को दिखाया जाएगा बाहर का रास्ता। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की नई टीम का ऐलान। राज्य के 4 नेताओं का आया नाम। मीडिया संयोजक बनाए गए सांसद अनिल बलूनी। तीरथ सिंह रावत को मिली राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी। उत्तराखंड में एसआईआर पर घमासान। नोटिस प्रक्रिया के नाम पर कांग्रेस ने लगाया वोटर डिलीट पॉलिटिक्स का आरोप। जारी किया फर्जी नंबर से लगाई गई आपत्ति का वीडियो। और काशीपुर में मृतक पर मुकदमा। 5 साल पहले मरे शख्स पर एसडीओ ने लगाया बिजली चोरी का आरोप। सिस्टम की खामी के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश।